हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आज एक विशेष चैप्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जैसे कि चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण चैप्टर अपना आज का रहने वाला है बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स। यहाँ से हम बात करेंगे कि बिब्लियोग्राफी यानी कि वांग्मय, और साथ में बात करेंगे स्टैंडर्ड्स यानी कि मानकों की। ठीक है ना। यानी कि एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो मानक की जो बात कही जा रही है, मानक एक्चुअल में होते क्या है, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मानक की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो मानक देखिए, मानक का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य टारगेट है, मुख्य लक्ष्य है, वो क्या है कि आज दुनिया भर में जितने भी, मान लीजिए, विषय हो सकते हैं, जितने भी वस्तुएं हो सकती है, जितनी भी सामग्री हो सकती है, पाठ्य सामग्री हो सकती है, जितने भी पुस्तकालय हो सकते हैं, उन सभी को प्रत्येक देश में या प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक जगह पे सबको एक जैसा या सम्मान स्वरूप में क्या किया जा सके, उन सब का उपयोग किया जा सके। जैसा कि आज मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो हम इंडिया में रहते हैं, जैसे भारत के निवासी है, तो भारत में हम जो चार्जर सॉकेट का यूज़ करते हैं, उस चार्जर सॉकेट का यूज़ हम अन्य कहीं नहीं, अन्य मतलब बोले तो जैसे कि हम जर्मनी में नहीं कर सकते, हम रसिया में नहीं कर सकते, हम अमेरिका में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का जो चार्जिंग सॉकेट होता है वो कुछ अलग आता है। अगर हमें मान लीजिए अपने चार्जर यानी कि इंडियन चार्जर का यूज मान लीजिए हमें जर्मनी में या फिर रसिया में करना है, तो वहाँ उसके लिए हमें एक कनेक्टर बॉक्स लेना होगा। तो ये क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के तहत इसको एक स्टैंडर्ड प्रदान नहीं किया गया है कि इस दुनिया के सभी चार्जर जो है वो एक ही प्रकार के होंगे, एक ही सॉकेट पिन में प्लग इन किए जाएंगे, ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि यूएसबी जो है, जैसे कि हम यूएसबी का यूज़ कंप्यूटर में लगाते हैं, या उसमें जैसे कोई भी सामग्री हम स्टोर करने के लिए यूएसबी का यूज़ करते हैं। तो आज उस यूएसबी को आप जैसे जर्मनी चले जाओ, रशिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, या अन्य किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको यूएसबी का जो फॉर्मेट है वो सेम मिलेगा प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश में, या फिर हम कह सकते हैं विश्व स्तर पर। ऐसा नहीं है कि हमारी यूएसबी का साइज अलग है, अमेरिकन यूएसबी जो है उसका साइज अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका साइज एक जैसा बनाने का लक्ष्य क्या है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं भी इसका क्या कर सके, समान रूप से उपयोग कर सके, इसके उपयोग को बढ़ावा मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके उपयोग से लोगों को सहूलियत मिले। ठीक है। तो इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं, तो मानक प्रदान करने का जो कार्य है दोस्तों, वो मानक प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, आईएसओ के द्वारा किया जा रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों का निर्धारण किया जा रहा है। वैसे ही हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी के क्षेत्र में, पुस्तकालय के फील्ड में। तो हम यहाँ से चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक ऐसे लाइब्रेरी के प्रावधान किए गए हैं जहाँ पर आप जैसे एक्यूजेशन का कार्य या सर्कुलेशन का कार्य, या फिर मान लीजिए आप वहाँ कोई भी क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग का कार्य कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए पुस्तकों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के तहत एक मानक प्रदान किया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप पूरे विश्व में उस प्रकार का कार्य कहीं भी कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से मानकों का काफ़ी क्या है भाई, महत्वपूर्ण योगदान है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में भी। लेकिन देखिए, उससे पहले हम छोटी सी बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि आईएसओ जो है वो क्या करता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सामग्री को या किसी भी वस्तु को क्या करता है, मानक प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जैसे कि मानक प्रदान करने का कार्य मैंने बताया आपको आईएसओ करता है। ठीक है ना। आईएसओ का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ से इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका पूरा नाम ध्यान रखेंगे। इसका पूरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ से नोट कर देता हूँ भाई, आईएसओ के बारे में हम चर्चा जो कर रहे हैं, वो हम किसके बारे में बात करें, आईएसओ के बारे में। और आईएसओ का पूरा नाम यानी इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका क्या हो जाएगा, पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, उसका पूरा नामकरण हो जाएगा। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इस आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है ये।
और ये क्या कार्य करता है, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसका पूरा नाम, पहली फुल फॉर्म इसकी जो है वो एग्जाम में पूछी गई है, पूछे जाने की संभावना है। तो आईएसओ का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यह है एक अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठन है। किस प्रकार का संगठन है, तो आपको ध्यान रखना है यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये आईएसओ जो है दोस्तों, यह एक क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय, यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण, मानकीकरण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है मतलब क्या है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मानक प्रदान किए जाते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड प्रदान किए जाते हैं, चाहे भले ही वो कोई भी वस्तु विषय वस्तु हो, किसी भी फील्ड की वस्तु हो, किसी भी प्रकार की सामग्री हो, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा क्या प्रदान किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रदान किया जाता है, एक मानक प्रदान किया जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है यह आईएसओ किसी भी, जैसे कोई भी संस्था है या मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसकी जांच परख करता है, उसकी गुणवत्ता को देखता है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को देखता है, उसकी शुद्धता को देखता है, यानी उसकी एक्यूरेसी को देखता है, साथ ही उसके मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि को ये क्या करता है, देखता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या प्रदान करता है, स्टैंडर्ड प्रदान करता है, मानक प्रदान करता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यह एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है ना। किस प्रकार का संगठन है, तो आपको ध्यान रखना है यह क्या है, तो यह एक गैर सरकारी, यह एक क्या है, गैर यानी किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट क्या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गैर सरकारी संगठन है, ठीक है ना। यह एक क्या है, गैर सरकारी संगठन है। यह इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी है लेकिन माइनर जो बातें हैं वो काफ़ी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है कि गैर सरकारी संगठन है। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है इंपॉर्टेंट तौर पर, वो क्या पूछा जा सकता है आपको, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कैसे हुई है, ठीक है ना, या इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में, थोड़ी सा क्या कर लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना आपको इसकी स्थापना के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ, तो आपको ध्यान रखना इसकी स्थापना होती है कितने जनवरी को, तो आपको ध्यान रखना इसकी स्थापना होती है 23 जनवरी को, ठीक है ना। अगर आपको वर्ष यहाँ से पूछ लिया जाए कि 23 जनवरी कौन से वर्ष में इसकी स्थापना होती है, तो जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, उस समय इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। स्थापना के बाद में आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या बनाया गया है, इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों वो कहाँ है आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। साथ ही आपको पूछा जा सकता है इसके वर्तमान में इसके जो सदस्य संख्या है वो कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान सदस्य संख्या की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, सदस्य वर्तमान सदस्य की, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में लगभग 168 देश यानी 168 कंट्रीज इसके क्या है, वर्तमान में इसके सदस्य है। साथ ही आपको पूछा जा सकता है यहाँ से सदस्यों के अलावा कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ से उस अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना है उल्रिका फ्रैंके। उल्रिका फ्रैंके इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है ना। तो ये बात भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगा उल्रिका फ्रैंके, ठीक है ना। उल्रिका, उल्रिका फ्रैंके क्या हो जाएंगे इसके, उल्रिका फ्रैंके जो है दोस्तों, उल्रिका फ्रैंके इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। यहाँ तक की बात जो है वो आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आपको भली प्रकार से ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल माइंडली जो कंटेंट है वो आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है दोस्तों वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। और इन प्रश्नों के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन प्रश्नों की अगर मैं चर्चा करूँ तो ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है, इतने उपयोगी है कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी क्या है भाई संभावना रहती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ से, तो आगे जैसे कि है एक बार छोटी सी इसकी हिस्टोरिकल जो पीरियड है इसका उसको देख लेते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड में जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, कैसे ये बना है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि सिकाजी का जवाब आ चुका है भाई, 160 एक्ट मेंबर्स क्या है भाई वर्तमान में इसके सदस्य हैं, इसके मेंबर है, ठीक है ना। कितने मेंबर्स है, तो आपको ध्यान रखना है 168 इसके क्या है वर्तमान में इसके सदस्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पीरियड जो है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आईएसओ की शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत कब होती है,
तो आपको ध्यान रखना इस आईएसओ की जो शुरुआत है दोस्तों वो 1926 में एक संस्था के रूप में होती है, जिस संस्था का नाम था आईएसए। आईएसए बोले तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन के रूप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पीरियड हम देखेंगे यहाँ से, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना आईएसओ की शुरुआत, आईएसओ की शुरुआत जो है दोस्तों वो कैसे होती है। तो यहाँ से देखिए बेसिक से बात करेंगे इसकी। आईएसओ की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आईएसओ की शुरुआत, ठीक है ना, आईएसओ की शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत जो है दोस्तों वो कैसे हुई है, इसके बारे में भी आपको क्या रखनी है, थोड़ी सी जानकारी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब शुरुआत देखो कैसे होती है, 1926 में बनती है एक संस्था, 1926 में, 1926 में एक संस्था बनती है। संस्था का नाम क्या रहता है, तो आपको ध्यान रखना है इस संस्था का नाम रहता है आईएसए। आईएसए इसकी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि आईएसओ की शुरुआत 1926 में आईएसए नामक संस्था के रूप में हुई, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन के रूप में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन के रूप में, नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन के रूप में, एसोसिएशन के रूप में इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है 1926 में। 1926 की बातें मैं यहाँ से शामिल कर रहा हूँ, उस समय इसकी जो शुरुआत होती है वो आईएसए संगठन के रूप में होती है। एक शुरुआत जो है एसोसिएशन एक संघ के रूप में होती है। यह उस समय ज़्यादातर जो इसका कार्य था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर केंद्रित था, यानी कि इसका जो केंद्र बिंदु था इस आईएसए के, वो केंद्र बिंदु कहाँ फोकस था इसका, तो इसका जो केंद्र था दोस्तों आपको ध्यान रखना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका क्या था, तो आपको ध्यान रखना है इसका मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित ये क्या करता था, कार्यभार संभालता था या कार्य करता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ था उस समय, ठीक है ना। आईएसए की बात कर रहा हूँ मैं, आईएसए का फुल फॉर्म जैसे बता चुका हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन के रूप में, ठीक है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन के रूप में इसकी शुरुआत होती है। उस समय इसका जो केंद्र बिंदु था, यानी ये किसके लिए कार्य कर रहा था, तो आपको ध्यान रखना है उस समय ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर ये क्या था, केंद्रित था। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आईएसए की बात यहाँ तक शामिल हो चुकी है। आप देखो आईएसए को 1942 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है आईएसओ को क्या भाई, आईएसए को किसकी बात हो रही है, आईएसए को 1942 में, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या कर दिया जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको बंद कर दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको क्या कर दिया जाता है, विश्व युद्ध के दौरान इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, परमानेंटली इसको क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ से ये बात आपको क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट तौर पर क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। बंद कर दिया भाई, कब बंद कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है आईएसए नामक जो संगठन बना था उसको 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लोज कर दिया, ठीक है ना। लेकिन देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संस्था का गठन हुआ, ठीक है ना, यानी कि इसके बाद में, इसके द्वितीय विश्व युद्ध की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में क्या होता है, इसके युद्ध के बाद में, ठीक है ना, इस युद्ध के बाद में एक संगठन बनता है। क्या बनता है भाई, एक एक संगठन बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बातें यहीं से शुरू होती है। एक संगठन क्या होता है भाई, एक संगठन बनता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है इस संगठन का नाम क्या है, ठीक है ना। ये संगठन बन गया और इस संगठन का नाम क्या रखा गया था, एक संगठन बनता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो इस संगठन का नाम रखा गया था UNSCC, ठीक है ना। एक संगठन बना क्या भाई, UNSCC के नाम से, UNSCC के नाम से क्या बन जाता है, एक संगठन बन जाता है। यानी कि इस संगठन का फुल फॉर्म अगर आप याद रखें तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस
स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के रूप में इसका क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। किस नाम से, यूनाइटेड नेशंस। यहाँ से देखिए फुल फॉर्म में यहाँ से नोट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड, यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड, यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के रूप में, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के रूप में इसका क्या कर दिया गया, इस संगठन का गठन कर दिया। यानी कि जो पहले क्या था, जो पहले ISA था, इसको तो बनाया गया था 1926 में, लेकिन इसको बंद कर दिया 1942 में। उसके बाद में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शांत होता है तो एक संगठन बनता है UNSCC, और इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, ये संगठन बन जाता है। अब देखो यहाँ से इसके माइंड में क्या आता है, इस संगठन के माइंड में क्या आता है, यानी कि ये जो UNSCC नामक जो संगठन है, इसने एक नई वैश्विक मानक संस्था बनाने के लिए किससे संपर्क किया, इसने संपर्क किया आपकी इस वाली एजेंसी से, ठीक है ना। किससे संपर्क किया, इससे संपर्क किया, इस IS से संपर्क किया, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखते हुए चलूंगा तो कि आपको भी नोट्स बनाने में क्या रहे भाई, थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि किस संगठन ने, इस UNSCC ने, ठीक है ना, UNSCC ने क्या किया, या इस UNSCC नामक संस्था ने क्या कार्य कर दिया, तो इस संस्था ने क्या कर दिया, एक नई वैश्विक मानक संस्था बनाने के लिए, ठीक है ना। तो नामक संस्था ने क्या कर दिया भाई, संस्था ने एक नई वैश्विक मानक संस्था बनाने के लिए, नई वैश्विक मानक संस्था बनाने के लिए किससे संपर्क किया, संस्था बनाने के लिए किससे संपर्क किया, तो आपको ध्यान रखना है, इसने संपर्क किया ISA से, ठीक है ना। नई मानक वैश्विक संस्था, यानी कि विश्व स्तर पर एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए वो जो विश्व स्तर पर सभी को मानक प्रदान करे। इसकी पहल किसने शुरू की, UNSCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने ये पहल शुरू की, और इसके लिए इसको किसका सहयोग चाहिए था, ISA का सहयोग चाहिए था, यानी कि इस संगठन का सहयोग इसको चाहिए था। किससे संपर्क किया, नई संस्था बनाने के लिए ISA से क्या कर दिया गया, ISA से संपर्क किया, ठीक है ना, संपर्क किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में देखो क्या होता है, एक बात आती है अक्टूबर 1946 की, ठीक है ना। अक्टूबर 1946 को 25 देशों के ISA, 25 देशों के कौन से भाई, 25 लगभग 25 कंट्रीज के ISA और ये UNSCC के जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने लंदन के एक सम्मेलन में क्या लिया, भाग लिया, जिसके स्वरूप ISO की क्या हो सकी, स्थापना हो सकी। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, लिख के दे देता हूँ आपको, ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो ये बात आती है कब की भाई, ध्यान रखना आपको, ये बात आती है अक्टूबर, कब की बात आती है, अक्टूबर बात आती है अक्टूबर 1946 की, ठीक है ना। अक्टूबर 1946 को ISA और उसके साथ में दूसरा संगठन, अक्टूबर 1946 को, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, अक्टूबर 1946 को 25 देशों के, कितने देशों के, 25 देशों के, 25 यानी कि 25 देशों के, 25 देशों के ISA और उसके साथ में ISA के साथ में कौन से सदस्य थे, ISA व UNSCC प्रतिनिधियों ने क्या किया, UNCC के प्रतिनिधियों ने क्या कार्य कर दिया, तो इनके प्रतिनिधियों ने लंदन के एक क्या किया भाई, लंदन के एक सम्मेलन में भाग लिया, लंदन के एक
सम्मेलन में क्या कर दिया, एक सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है ना। लंदन के एक सम्मेलन में क्या किया भाई, सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है ना। इस सम्मेलन में भाग कौन लेता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस सम्मेलन में भाग लेता है ISA और UNSCC के लगभग 25 देशों के जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, भाग लिया यहाँ पर। और भाग लेने के दौरान यहाँ पर एक समझौता इनके मध्य हुआ, जिसके फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई, तो आपको ध्यान रखना है जिसके फलस्वरूप स्थापना होती है, तो 23 जनवरी सन 1946 को, ठीक है ना। 23 जनवरी 1947 को, सॉरी 1947 को क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है, तो ISO की स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। इसके बाद में देखो, साथ ही आपको ध्यान रखना है, ये ISO जो है दोस्तों, ये ISO दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर और सबसे बड़ा डेवलपर है। यानी कि ये काफ़ी सारी जो वस्तुएं हैं, या काफ़ी सारी जो सामग्री है, या ई कंटेंट है, या फिर मान लीजिए आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में जो कंटेंट है, ये क्या करता है। सर लिटरेचर वारंट वर्ड 1913, ई विद्यम हुलमे, और स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी 1923। सही है क्या, देखो भाई विनोद कह रहे हैं लिटरेटिव वारंट जो है दोस्तों, वो आपको बता दूं ई विद्यम हुलमे के द्वारा दिया गया था। और ये इसी को लिटरेटिव वारंट को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं साहित्य मांग का सिद्धांत, साहित्य मांग का सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है दोस्तों, आपको देखो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये सिद्धांत जो है वो अलग अलग लेखों के रूप में सन 1911 से 12 के मध्य ई विद्यम हुलमे के द्वारा क्या किया गया, प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ जब भी डेट आएगी तो आपको यहाँ तो ऑप्शन मिलेगा 1911 या ऑप्शन मिलेगा 1912। अब देखिए यहाँ से ये लगभग कितने, तो 6 अलग अलग लेखों में, ठीक है ना, 6 अलग अलग प्रकार के पंपलेटों में या लेखों के रूप में इस साहित्य मांग का या प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट जो है, इनको प्रकाशित करता है कौन, ई विद्यम हुल में प्रकाशित करता है। लेकिन यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि साहित्य मांग या जो लिटरेरी वारंट का जो सिद्धांत है, इन्हें एक पुस्तक के रूप में कौन प्रकाशित करता है, ठीक है ना। एक पुस्तक के रूप में इनका प्रकाशन कौन करता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पुस्तक के रूप में इनका प्रकाशन 1950 में, और कौन सा संगठन, तो LA यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन, यूनाइटेड किंगडम का जो पुस्तकालय संघ है, वो क्या करता है, इनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करता है, ठीक है ना। तो 1913 ऑप्शन नहीं होगा। 1911-12 के मध्य ई विद्यम हुलमे के द्वारा 6 अलग अलग लेखों के रूप में क्या किया गया, इनका प्रकाशन किया गया साहित्य मांग के सिद्धांत का, ठीक है ना। हाँ, स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी आप जो बता रहे हो 1923, वो राइट है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से स्थापना हो जाती है किसकी भाई, यहाँ से स्थापना हो जाती है आपके ISO की। अब ISO के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया कि ISO दुनिया का सबसे बड़ा, क्या बताया मैंने, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ISO जो है, ISO दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर, दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर व डेवलपर है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर यानी कि प्रकाशित करने वाला या प्रकाशन करने वाला, और साथ में आपको ध्यान रखना डेवलपर यानी कि बनाने वाला। तो काफ़ी सारी सामग्रियां इनके द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसके द्वारा बनाई भी जाती है, ठीक है ना। साथ ही आपको ध्यान रखना है ISO एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ISO क्या है, ISO एक स्वतंत्र यानी कि किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है। ISO एक स्वतंत्र व गैर सरकारी, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर कार्य नहीं करता है। तो गैर सरकारी क्या है, गैर सरकारी संगठन है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में देख लीजिए, यहाँ से और बात कर लेते हैं। ISO जो है दोस्तों कार्य करता है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो कार्य करता है, उस कार्य को करने के लिए ये 3 आधिकारिक भाषाओं में कार्य करता है। 3 लैंग्वेजेस पर्टिकुलर रूप से दी गई है, जैसे कि एक तो अंग्रेजी आपकी, दूसरी फ्रेंच और तीसरी रसियन है, ठीक है ना। तो रसियन, फ्रेंच और इंग्लिश, ये 3 ऐसे लैंग्वेज है जिसके अंतर्गत ये क्या करता है, कार्य करता है। तो ये बात भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट तौर पर आपको क्या रखनी है, यहाँ से ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि
आईएसओ, या ऐसे कह सकते हैं आईएसओ तीन आधिकारिक भाषाओं में, तीन क्या भाई, तीन आधिकारिक भाषाओं में क्या करता है, तीन आधिकारिक भाषाओं में या लैंग्वेजेस में कार्य करता है, तीन आधिकारिक भाषाओं में कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है। तो आपको ये भी पूछा सकता है कि आईएसओ की तीन आधिकारिक जो भाषाएं हैं उनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है, इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको दे सकता है, ठीक है ना। पहली भाषा है आपकी अंग्रेजी, दूसरी भाषा है आपकी फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच, और तीसरी भाषा है आपकी जिसको हम रूसी या रसियन कहते हैं, ठीक है ना, रूसी या रसियन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आईएसओ तीन आधिकारिक भाषाओं में क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिए आईएसओ मानक ही है, जैसे हमने देखा है कि आईएसओ क्या है भाई, एक मानक प्रदान करने वाली संस्था है। तो पहली बार इसने कोई मानक भी बनाया होगा, ठीक है ना। तो उस मानक का नाम क्या है या वो मानक कौन सा है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है आईएसओ ने अपना पहला मानक ISO/R1:1951 के नाम से क्या किया था, इसको प्रकाशित किया गया था। और ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान रखना आपको 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसे वर्तमान में ISO 1:2016 के नाम में से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है आईएसओ ने अपना पहला मानक, किसके बारे में बात करें, आईएसओ का पहला मानक। तो ध्यान रखना है आईएसओ ने अपना पहला मानक, आईएसओ ने अपना अपना पहला मानक, अपना पहला पहला मानक, या जिसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड, पहला मानक किस रूप में प्रकाशित किया था, ISO/R1, ठीक है ना, किस रूप में। तो आपको ध्यान रखना है पहला जो मानक इसने बनाया था वो था आपका ISO/R1:1951, ठीक है ना, के रूप में क्या किया, के रूप में प्रकाशित किया, के रूप में इसको क्या किया गया भाई, इसको प्रकाशित किया गया था। ये आईएसओ का पहला क्या था, स्टैंडर्ड था, ठीक है ना। इसे कब प्रकाशित किया गया, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इस मानक को, पहले मानक का जो प्रकाशन है वो आपको ध्यान रखना है, इसका मानक का जो प्रकाशन है दोस्तों वो कब किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1951 में किया गया था, 1951 में इसको प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में इस मानक को किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो मानक था ISO/R1:1950 को का वर्तमान स्वरूप क्या है, का वर्तमान स्वरूप, ठीक है ना, यानी कि इस मानक का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है या वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो है आईएसओ आईएसओ 1, ठीक है ना, आईएसओ 1:2016 के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। यानी जो पहला मानक प्रकाशित किया गया था आईएसओ के द्वारा, ISO/R1:1951, ठीक है ना, इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो इसको वर्तमान में ISO 1:2016 के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आईएसओ कई प्रकार के सर्टिफिकेट जो है वो जारी करता है, ठीक है ना, कई प्रकार के स्टैंडर्ड ऐसे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड है जो कि अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड है, अलग अलग सामग्री से रिलेटेड है, या अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग सेवाओं से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल कुछ एक जो मानक है वो मुझे जैसे कि याद है। तो सबसे पहले अगर मैं मानक की बात करूँ तो ISO 9001:2008, ठीक है ना। तो पहले मानक की हम बात करेंगे आईएसओ 9001, ठीक है ना, ISO 9001:2008 की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। तो ये जो मानक है दोस्तों 9001:2008, ये किससे संबंधित है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है ना, किससे संबंधित है, क्वालिटी मैनेजमेंट से, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है, क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ जैसे कई सारे ऐसे क्या है भाई स्टैंडर्ड्स है, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मैं बात करूँ ISO 9001:2015, ठीक है ना, ये भी किससे रिलेटेड है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो प्रणाली है क्वालिटी मैनेजमेंट की उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो 9001 कोलन क्या हो जाएगा 2015। तो आपको ध्यान रखना ISO
9001, 9001 कोलन 2000, 2000 क्या हो जाएगा 15। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वालिटी, ये तो क्या था, क्वालिटी मैनेजमेंट से, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये तो क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित था। और ये किससे, तो ये आपको ध्यान रखना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम से, ठीक है ना, क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है ना, सिस्टम से क्या है भाई, ये संबंधित है। ऐसे ही देखिए और मानक जो स्टैंडर्ड्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ISO 14001 कोलन 2015 की बात करेंगे, ठीक है ना। ISO 14001, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ISO 14001 कोलन क्या हो जाएगा, ISO 14001 कोलन क्या हो जाएगा 2015 हो जाएगा, ठीक है ना। 2015 हो जाएगा, किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी जो आपका वातावरण है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है ना, मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये भी आपको क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखनी है। ऐसे ही आपका हो जाएगा ISO 22,000 कोलन 2005, ठीक है ना। चौथा जो मानने का वो क्या है, ISO 22,000, ISO क्या हो जाएगा भाई, ISO 22,000 कोलन 2005 में बना था भाई, ये 2005 में प्रकाशित किया गया था। ये 2008 में, ये 2015 में, ये 15 में, ये 2005 में, ये अंतिम रूप में जो आ रही है वो इनके वर्ष आ रही है, ठीक है ना। तो ISO 22,000 कोलन 2005 जो है वो किससे रिलेटेड था, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित था, ठीक है ना। किससे रिलेटेड था, तो आपको ध्यान रखना है फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित था, मैनेजमेंट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से क्या था, सिस्टम से रिलेटेड था, ठीक है ना। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड था, कौन सा वाला, ISO 22,000 कोलन 2005। ऐसे ही ISO 20,000 डैश एक है, वो IT सर्विस मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है, ISO 20,000 को -1, तो आपको ध्यान रखना है ISO 20,000, ठीक है ना, -A1, ठीक है ना। तो ISO 20,000 -1 जो है वो IT सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, किससे भाई, तो आपको ध्यान रखना है ये IT सर्विस, ठीक है ना, IT सर्विस, IT सर्विस सिस्टम मैनेजमेंट, IT सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हैं या सिस्टम मैनेजमेंट, एक ही बात है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है ना। ये बात आपको क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखनी है। ऐसे ही देखिए यहाँ से और क्या हो सकता है, ऐसे आपने सुना होगा ISO 27,001 यानी 27,001 जो है 2013, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कौन से छठवें की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से एक दो और शामिल करेंगे बस, उसके बाद में हम जो अपना मेन मुद्दा है उस पर आएंगे। ISO, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ISO 27,001, ISO 27,001, ISO 27,001 कोलन 2000 का बना था भाई, ये 2013 में आया था, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम से क्या था भाई, मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित था। ऐसे ही यहाँ से आपको देखिए, आपकी जो लाइब्रेरीज में जितने भी कार्य होते हैं तो उनके लिए भी अलग अलग जो मानक है, वो स्टैंडर्ड जो है वो आपका जैसे डिसाइड किया गया है। ऐसे ही मान लीजिए ISO 5,000 का नाम सुना होगा आपको, एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ISO 29,990 का रिलेटेड लर्निंग सर्विसेज से। ऐसे ही ISO 2709 कोलन 2008, भाई हमारे जो लाइब्रेरी में जो वर्क होता है, जो इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड, उनको जो स्टैंडर्ड प्रदान किया गया है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ISO, ISO 2709 कोलन 2008, ठीक है ना।
और ये किससे रिलेटेड है, ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। बिब्लियोग्राफी के स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके जो एग्जाम में जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ISO 2709 जो है वो किससे रिलेटेड है, वांग्मय सूची के जो मानक है उनसे रिलेटेड है। जो भी आपके पास पाठ्य सामग्री है, ग्रंथ है, जो ठीक है, जो भी बिब्लियोग्राफी आपके पास है, उन सब का अरेंजमेंट करना, या उनका जो एक फिक्स साइज होता है वो क्या होना चाहिए, उनका सर्कुलेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग जो फॉर्मेट है वो दिए गए हैं। ISO 2709 के बारे में बात करेंगे हम, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है ISO 2709 को 1973 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के एक विद्वान थे हेनरिट आवराम, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है ना। इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसका वर्तमान एडिशन है। पहले कौन सा एडिशन आया था, ISO 2709 आया था 1973 में। इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो कौन सा है आपका, तो आपको ध्यान रखना है इसका लेटेस्ट एडिशन ISO 2709:2008 क्या है। ये इसका लेटेस्ट एडिशन है। यह एक मानक सूचना के आदान प्रदान हेतु क्या करता है, कार्य करता है। इसे सूचना इंटरचेंज प्रारूप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। साथ ही आपको ध्यान रखना है 4 सेक्शन होते हैं इस ISO 2709 के। जैसे रिकॉर्ड लेबल है आपका, ऐसे ही आपकी डायरेक्टरी है, डाटा फील्ड है, ऐसे ही आपका रिकॉर्ड सेपरेटर है, ठीक है ना। 1981 में इसका जो एक संस्करण है वो जारी किया गया था 1981 में। उस समय इसके संस्करण का शीर्षक जो है वो एग्जाम में पूछा गया था। उसका जो हेडिंग था वो क्या था भाई, आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑन मैग्नेटिक टैप। ये इसका क्या था, 1981 का इसका शीर्षक था, इसका क्या था भाई, टाइटल था। साथ ही आपको ध्यान रखना है ISO 2709 का जो नवीनतम संस्करण है वो 2008 में ISO 2709 2008 के रूप में क्या किया गया था, जारी किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है ISO के 4 मैंने जैसे सेक्शन बताए हैं, रिकॉर्ड लेबल या जो भी अलग अलग डायरेक्टरी वगैरह जो है वो सारे के सारे हम क्या करेंगे आने वाले समय में यहाँ से रीड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इनके बारे में भी। ISO के जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से, वो सारे प्रश्न जो आपके लिए क्या है भाई, बड़े ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी शेष बातें रह चुकी है, शेष बातें जो अब तक कर चुके हैं, या यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड एक ISO 2709 की हम जो क्लास है वो और करेंगे। कौन सी, ISO 2709, ISO 2709 जो कि क्या है, एक बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है। इसके बारे में आज जो हमने चर्चा की है वो बेसिक से बात की है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, ISO के बारे में बातचीत की है, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे एक और नई क्लास के माध्यम से, नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।